कारक। देखिए दोस्तों, कारक जो है आपकी हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है और इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग हर बार परीक्षाओं में। तो दोस्त आइए हम कारक की चर्चा प्रारंभ करें। उससे पहले कुछ थोड़ी सी बातें करते हैं। कारक को अभी छोड़ दीजिए, भूल जाइए कारक को, अभी कारक के चक्कर में मत पड़िए। आइए कुछ बातें करते हैं। देखिए, अगर मैं एक वाक्य लिखूं, राम कलम लिखता है, मीना रोटी खाई। इन दोनों वाक्यों को जरा सा देखिए, क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? क्या ये एक पूर्ण वाक्य है? जैसे ही आप देखेंगे आप तुरंत कहेंगे कि नहीं सर, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये पूर्ण वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे लग रहा है राम कलम लिखता है, ये अलग अलग शब्द हैं। लेकिन यदि हम कलम के बाद से लगा दें, मीना के बाद ने लगा दें, तो से और ने इन दोनों को लगाते ही क्या हुआ, हमारे ये जो बिखरे हुए शब्द थे उन्होंने एक वाक्य का रूप धारण कर लिया, एक वाक्य का रूप धारण कर लिया। ओके, तो अब भैया हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि ये ने और से ने क्या ऐसा जादू कर दिया, से और ने कौन सा ऐसा जादू कर दिया कि बिखरे हुए शब्दों को एक वाक्य बना दिया? जरा बताइए। तो देखिए दोस्त, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ने और से लगाने से पहले दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये थी कि ये जो वाक्य थे उन वाक्यों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं था, वो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमने ने और से को इंटर कराया, वाक्य एक दूसरे से जुड़ गए, वाक्य एक दूसरे से रिलेट हो गए। और जब वाक्य एक दूसरे से रिलेट हो गए, जुड़ गए, तो हमारा वाक्य एक वाक्य बन गया। वाक्य नहीं, शब्द, क्षमा करें, शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। तो जब शब्द एक दूसरे से जुड़ गए तो इस तरह से हमारा एक वाक्य बना। तो ने और से, ध्यान दीजिएगा, ने और से ने क्या किया, ने और से इन्होंने क्या किया, वाक्य के ने और से ये क्या कर रहे हैं, वाक्य के बिखरे शब्दों को, वाक्य के बिखरे शब्दों को जोड़कर, वाक्य के बिखरे शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। वाक्य जिसे हम मान रहे थे उसके शब्द आपस में बिखरे थे ना, उसके शब्द आपस में बिखरे थे। तो उन शब्दों को इन्होंने क्या किया, ये वास्तव में वाक्य था ही नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, बिखरे शब्दों को आपस में जोड़ दिया। और आपस में जोड़ते ही अब क्या प्रभाव क्या पड़ा, क्यों ये वाक्य बन गए? इसलिए वाक्य बन गया कि शब्दों को जैसे ही आपस में जोड़ा गया, उनका एक दूसरे से संबंध स्थापित हो गया, एक दूसरे से संबंध स्पष्ट दिखने लगा। कैसे संबंध दिखा, आइए आपको दिखाता हूं। राम कलम से लिखता है। देखिए, अभी मैंने आपको कारक नहीं पढ़ाया, बट संबंधों को आप बेहतर समझ पाएंगे मेरे ही अकॉर्डिंग। चलिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं वाक्य में जो कार्य करता है वो क्रिया होती है, लिखता है शब्द जो है ये क्या है, क्रिया है। और जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो लिखने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम इस वाक्य का कर्ता है ना? या क्रिया से कौन प्रश्न कर लेना चाहिए, तो कौन लिखता है, राम लिखता है। ठीक है, लिखने का माध्यम क्या है, कलम है, तो कलम इस वाक्य का करण है।
अब देखिए सबके एक दूसरे से संबंध स्थापित हो गए कि नहीं, कि भैया ये इस वाक्य का कर्ता है, ये इस वाक्य का करण है और ये इस वाक्य की क्रिया है। तो बिल्कुल अभी कारक आपने नहीं भी पढ़ा है तो इतनी नॉर्मल बात आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि किसी भी बिखरे हुए शब्दों को वाक्य बनाने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए ईंट पर जब ईंट रखते हैं तो बीच में गारा लगाना पड़ता है, वैसे ही किसी भी बिखरे हुए शब्दों को आपस में वाक्य बनाने के लिए जो है ने, को, से, पर, इन सब का गारा लगाना पड़ता है। अभी केवल हमने इतनी बात की बस आपको, यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। अब ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, ने और से इनको कहते हैं कारक चिन्ह। ने और से को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात हुई, अब फिर इसी परिभाषा को थोड़ा सा एक दूसरे निगाह से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह के प्रयोग से वाक्य में जो है शब्दों का एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाता। बात यहां तक स्पष्ट हो गई। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह के प्रयोग से वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से संबंध स्थापित हो जाता है और इस तरह से हमारा वाक्य एक वाक्य बन जाता है। शब्दों का एक दूसरे से संबंध कैसे स्थापित होता है मैंने बताया, जैसे ये कर्ता है, ये करण है, ये क्रिया है, सबकी अपनी अपनी पदवी ज्ञात हो गई कि कौन घर में दादा है, कौन पिताजी है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन माँ है, कौन भाभी है, सबके संबंध स्थापित हो गए। तो जिस तरह से परिवार बना वैसे ही वाक्य बना। तो ये संबंध एक दूसरे से जोड़ा किसने? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह ने। और इस कारक चिन्ह का प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव यह हुआ कि शब्दों का एक दूसरे से संबंध बना और यही संबंध कारक कहलाता है। शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध बनता है वही संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और ये संबंध बनाता कौन है? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। इसका मतलब हर कारक के कुछ अपने चिन्ह होंगे जो संबंध बनाने के लिए आएंगे और जब संबंध बनाने के लिए आएंगे तो वहां कारक की एंट्री अपने आप हो जाएगी। राजा दशरथ जी ने जब धनुष यज्ञ का, राजा जनक जी ने, क्षमा करें, राजा जनक जी ने जब धनुष यज्ञ का आयोजन किया था तो वहां राम और लक्ष्मण ये लोग केवल दर्शक के रूप में थे। दे आर नॉट पार्टिसिपेंट। वो पार्टिसिपेंट नहीं थे वहां, वो केवल क्या थे? दर्शक थे। तब जाकर के लक्ष्मण जी को जब गुरु जी ने उकसाया कि लक्ष्मण अब कुछ बोलो, तब लक्ष्मण जी खड़े हुए और जब उन्होंने राजा जनक से कहा कि जो है यहाँ रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और तब भी जनक आपने ये कह दिया वीर जो है वीर विहीन मही मैं जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, शर्म नहीं लगी आपको कहते हुए? तब भैया अब ठीक है, तो अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आओ आप भी आजमा लो। और तब प्रभु ने जाके धनुष उठा दिया, है कि नहीं? तो सेम यही कहानी है। कारक चिन्ह एंटर करेगा लक्ष्मण की तरह, सबको ललकारेगा, सबको आपस में बांधेगा और बांधते ही शब्दों का एक दूसरे से संबंध बन जाएगा और वही बनने वाला संबंध कारक कहलाएगा। एकदम आसान। तो आइए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कारक की परिभाषा। वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से, वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से बनने वाला, एक दूसरे से बनने वाला संबंध कारक कहलाता है। वाक्य में शब्दों का
एक दूसरे से बनने वाला संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। बात स्पष्ट हो गई? अच्छा, अब एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। चलिए जी, हमने कहा एक दूसरे से बनने वाला संबंध कारक कहलाता है, लेकिन एक बात बताइए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका घर है। बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा दोस्त, कारक वास्तव में जीवन में नहीं भूलोगे आप। ये आपका घर है। इस आपके घर में जो है, मान लीजिए कि ये आप हैं, ये आपके बड़े भाई साहब हैं, और ये आपकी जो है भाभी जी हैं। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका, ध्यान दीजिए, आपका इनसे एक संबंध है कि ये आपके भाई हैं और बड़े भाई हैं। आपका इनसे एक संबंध है कि ये आपकी भाभी हैं और बड़ी भाभी हैं। लेकिन सबसे खास बात मुझे आप यह बताएं कि ये संबंध बना कैसे? भाई दुनिया में कोई जा रहा हो, आप उसे कह देंगे ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारी बड़ी भाभी हैं। ये जो भाई और भाभी का आपका संबंध बना, ये संबंध बना कैसे, किसके सापेक्ष? तो दोस्त याद रखिएगा, ये संबंध भले यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन ये संबंध बना माता पिता के सापेक्ष। आप दोनों एक ही पिता की संतान हैं, इसलिए आप आपस में भाई भाई हैं। आप छोटे हैं, ये बड़े, और इनकी पत्नी होने के कारण ये आपकी भाभी हैं, आप छोटे हैं, ये। तो बस केवल मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि कहीं भी यदि संबंध बनता है तो सापेक्षता से संबंध बनता है। भाई हमारा आपका संबंध क्या है? हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हम गुरु हैं, आप शिष्य हैं ना? तो लेकिन यह संबंध किसके सापेक्ष बना? चंद्रा इंस्टीट्यूट के सापेक्ष बना। भाई चंद्रा इंस्टीट्यूट वो माध्यम है जिसने मुझे पढ़ाने का मौका दिया और आपको पढ़ने का मौका दिया। तो हमारा आपका जो संबंध है वो चंद्रा इंस्टीट्यूट के सापेक्ष है। तो कहने का मतलब दुनिया में कोई भी संबंध कहीं अगर बनता है, वो संबंध किसी न किसी के सापेक्ष होता है, किसी न किसी के सापेक्ष होता है वो संबंध। तो सीधी सी बात है, यदि वाक्यों का आपस में संबंध बना, अब यहाँ मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्यों का आपस में संबंध बना तो यह संबंध भी किसी न किसी के सापेक्ष बना होगा। कोई न कोई तो होगा जिसे बेस बनाकर इस संबंध को बनाया गया होगा। बात मेरी समझ गए यहां तक? अब यहां तक समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, अब सीधी सी बात मैंने आपसे कहा कि यदि वाक्य में एक दूसरे से संबंध बना तो यह संबंध किसी न किसी के सापेक्ष बना होगा, किसी न किसी के सापेक्ष होगा ना, किसी न किसी के सापेक्ष होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष? तो ध्यान रखना दोस्त, याद कर लेना, इसके दो उत्तर हैं। नंबर एक है क्रिया के और नंबर दो है एक शब्द का दूसरे शब्द के। मतलब किसके सापेक्ष संबंध बना? तो नंबर एक क्रिया के सापेक्ष संबंध बनता है और नंबर दो एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनता है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ कुछ उदाहरण लेकर के आपको बात दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ राम घर जाता है, आप आसानी से समझ जाएंगे। बहुत आसान बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। राम घर जाता है, इस वाक्य में जाना क्या है? क्रिया है।
और मैंने आपसे कहा था कि क्रिया से कौन अगर प्रश्न करिएगा तो सीधा सीधा जो उत्तर मिलेगा वो कर्ता होगा। तो कौन जाता है? राम जाता है। राम क्या है? इस वाक्य का कर्ता है। लेकिन ये कर्ता पता कैसे चला? क्रिया से पता चला। क्रिया से आपने कौन पूछा, तब क्रिया ने बताया कि राम, तब राम इस वाक्य का कर्ता हो गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो राम कर्ता कारक बना वो किसके सापेक्ष बना? क्रिया के सापेक्ष। और आप जानते हैं कि क्रिया का फल या प्रभाव जहां पड़ता है उसे वाक्य में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और जाने का प्रभाव कहां है? घर पर है, तो घर कर्म है। ये किसने बताया? ये भी क्रिया ने बताया। इसका मतलब इस वाक्य में जो कर्ता और कर्म का संबंध है, जो कर्ता और कर्म कारक बने हैं, ये किसके सापेक्ष बने हैं? क्रिया के सापेक्ष बने हैं। बात स्पष्ट हो गई। लेकिन अगर हम एक उदाहरण और लिखें, यदि हम एक उदाहरण और लिखें मोहन का बेटा। अब आप यहां ये देख रहे होंगे कि इसमें तो कोई क्रिया है ही नहीं, इसमें कोई क्रिया है ही नहीं, लेकिन फिर भी मोहन और बेटा में पिता पुत्र का संबंध बन रहा है, एक दूसरे के सापेक्ष संबंध बन रहा है, लेकिन क्रिया नहीं है। तो ये है स्थिति नंबर 2, एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष और क्रिया के सापेक्ष। तो अब हमने आपको इसका भी उत्तर दे दिया कि वाक्य में जो संबंध बनता है, भाई आपने कहा कि वाक्य में आए हुए शब्दों का जो संबंध होता है आपसी, वही कारक कहलाता है। तुरंत मैंने प्रश्न किया कि अगर यह संबंध बना तो किसी के सापेक्ष बना होगा, कोई तो होगा जिसको ध्यान में रखकर इस संबंध का निर्धारण किया गया होगा। तो मैंने आपको उत्तर दिया कि इस संबंध का निर्धारण 2 चीजों को ध्यान में रखकर किया गया है। नंबर 1 वाक्य की क्रिया को, और नंबर 2 एक शब्द को दूसरे शब्द के सापेक्ष। इन दोनों चीजों का मैंने आपको उत्तर दे दिया। बात स्पष्ट हो गई दोस्त? बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ मेरी एक चीज और मानते चलिएगा, एक चीज और भी यहाँ ध्यान रखिएगा। इतना सब बताने के पीछे, इतना स्पष्ट क्लियर करने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीजन है। चलिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आइए आपको आगे ले चलता हूँ और बताता हूँ। ध्यान रखना, आपने कहा कि संबंध 2 तरह से बनते हैं। कैसे बनते हैं? नंबर 1 क्रिया के सापेक्ष, नंबर 2 एक वाक्य एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष। और जानते हैं दोस्त, जब हम लोग संस्कृत और हिंदी की बात करते हैं तो संस्कृत में क्या है? संस्कृत में केवल और केवल, देखिए अब आप जानेंगे कि मैंने क्यों इतनी सारी बातें कही, इससे कई चीज हमारी क्लियर हुई। लेकिन एक बात और भी है, संस्कृत में जो है केवल और केवल क्रिया के सापेक्ष बनने वाले संबंध को ही संबंध माना जाता है। इसीलिए संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। लेकिन हिंदी में क्या किया जाता है? हिंदी में क्रिया के सापेक्ष प्लस एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष, क्रिया के सापेक्ष प्लस एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष, दोनों को ही माना जाता है बेस या आधार। इसीलिए हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8। अब आप समझ गए हिंदी और संस्कृत में कारकों का अंतर क्यों है। इतना स्पष्ट आपको संस्कृत वाले भी नहीं करेंगे। जो चीज मैंने आपको बताया कि हिंदी और संस्कृत में कारकों का जो है ये अलगाव, कारकों का ये अंतर क्यों है? क्योंकि 2 तरह से संबंध बनता है, एक क्रिया के सापेक्ष, एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष। तो जो क्रिया के सापेक्ष संबंध बनता है केवल संस्कृत में वही माना जाता है। और यह क्रिया के सापेक्ष संबंध केवल 6 कारकों में बढ़ता है। संबंध कारक और संबोधन कारक जो है, इन दोनों में नहीं बनता यह संबंध, नहीं बनता यह संबंध। इसीलिए संस्कृत में संबंध और संबोधन, संस्कृत में संबंध और संबोधन
इन दो को कारक नहीं माना जाता है, इसलिए संस्कृत में कुल 6 कारक हैं, लेकिन हिंदी में संबंध और संबोधन को भी कारक माना जाता है, इसलिए हिंदी में कुल 8 कारक हैं। तो कारक की बिल्कुल एकदम बेसिक सारी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी। आपको ये बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपको मैंने तत्काल यह बताया कि कारक क्या है। तो कारक वह है वाक्य में आए एक शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध बनता है उसे कारक कहते हैं, और इन संबंध को बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। नोट कर लीजिएगा कि इन संबंधों को बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह हमेशा आए यह जरूरी नहीं है, वो कभी आ भी सकता है कभी नहीं आ सकता है। जैसे राम घर जाता है, इस वाक्य में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया है, फिर भी शब्दों का एक दूसरे से संबंध बना हुआ है। तो शब्दों का एक दूसरे से संबंध विभक्ति चिन्ह होने पर भी हो सकता है और न होने पर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने आपसे चर्चा किया, नेक्स्ट पॉइंट हमने ये चर्चा किया कि वाक्य में कारक का जो संबंध बनता है वो किसके सापेक्ष बनता है। तो यही मैंने आपको हिंदी संस्कृत का बेसिक अंतर स्पष्ट कर दिया। मैंने आपको बताया जो संबंध बनता है वो वाक्य में क्रिया के सापेक्ष और एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनता है, इसलिए हिंदी में 8 कारक हैं। संस्कृत में केवल क्रिया के सापेक्ष बनता है, इसलिए संस्कृत में 6 कारक हैं। तो ये बातें आपने सीख ली। कारक क्या है, कारक चिन्ह क्या है। हाँ, याद रखिएगा कारक चिन्ह को ही विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह या परसर्ग एक ही चीज है। ठीक है, अब जो है हमने ये देखा, यहाँ तक हम समझ गए कि हिंदी में कुल 8 कारक हैं। तो भाई सीधी सी बात है, यदि हर कारक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है तो 8 कारकों के 8 विभक्ति चिन्ह भी होंगे। तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं किस कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, जब आगे बढ़ते हैं तो यहां लिखते हैं कारक। यहां एक काम करते हैं, पहले विभक्ति लिखते हैं, पहले लिखते हैं विभक्ति, फिर लिखते हैं कारक और फिर लिखते हैं विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह या इसी को कहते हैं कारक चिन्ह या इसी को कहते हैं परसर्ग। हो गया। चलिए अब देखिए एक से शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है, ने। देखिए थोड़ा सा इसको यहां से एक बार मैनेज कर लीजिएगा, ने। ठीक है, अब आगे सही होता चला जाएगा। द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, कारक में क्या है, कर्म कारक, को। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या है, को। नंबर 3 तृतीया विभक्ति, करण कारक, से, के द्वारा। नंबर 4 चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, को, के लिए। नंबर 5 पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, अपादान कारक, से अलग। नंबर 6 षष्ठी विभक्ति,
कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध कारक, संबंध कारक का के की। देखिए वैसे तो नॉर्मली इसमें ना ने नी रा रे री का भी प्रयोग होता है, ना ने नी रा रे री, लेकिन मूलतः का के की का ही प्रयोग होता है। नंबर 7 सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में पय पर, में पय पर। 8वां अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक हे हो अरे। ये रहा दोस्त हमारे 8 विभक्ति के चिन्ह, और 8 विभक्ति के चिन्हों से जो है बनने वाले हमारे जो है कारक और उन कारकों की जो है विभक्ति, कारक और उसके चिन्ह। और ये 8 के 8 आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से कई बार परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न यही पूछ लेता है कि जो है ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, के द्वारा किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो यही सामान्य प्रश्न पूछ लेता है। तो यदि आप जो है इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये पता रहेगा कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा इसे। अब आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट एक एक कारक लेकर के उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हम चर्चा शुरू करते हैं कर्ता कारक। विभक्ति क्या है इसकी? प्रथमा विभक्ति है और चिन्ह क्या है? ने है। ठीक है, देखिए आप जरा सा यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा। कर्ता, कर्ता का मतलब जानते हैं क्या होता है? कर्ता का मतलब होता है करने वाला। कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है? करने वाला, अर्थात किसी कार्य को करने वाला। तो हम चाहें तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि वाक्य में देखिए कर्ता कारक मैंने आपको बताया था संबंध और संबोधन को छोड़ करके बाकी सारे जो संबंध बनेंगे वो किसके सापेक्ष बनेंगे? क्रिया के सापेक्ष बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में जो है क्रिया को जो करने वाला होता है या क्रिया जिस कार्य को बताती है उस कार्य को जो करने वाला होता है वही उस वाक्य का कर्ता कारक कहलाता है। बहुत साफ शब्दों में, मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको बता दिया। कर्ता, कर्ता का मतलब है करने वाला। तुरंत आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि भाई किसको करने वाला ना? किसको? चलिए कर्ता माने करने वाला, तो तुरंत प्रश्न उठेगा किसको करने वाला ना? तो सीधी सी बात है कि क्रिया को करने वाला। कहने का मतलब वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बता रही है या वाक्य में क्रिया जिस कार्य का बोध करा रही है उस कार्य को जो करने वाला होता है वही कर्ता कारक। बहुत आसान सी परिभाषा है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, हम लिख सकते हैं वाक्य में क्रिया वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को, रुक जाइएगा जरा सा, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसे करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक कहते हैं।
अच्छा, अब जैसे देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम कहें मोहन पढ़ता है, अब देखिए इस वाक्य में पढ़ना क्या है, क्रिया है। और वाक्य में जब पढ़ना क्रिया है तो इस क्रिया को करने का काम कौन कर रहा है, कौन पढ़ने का काम कर रहा है, मोहन कर रहा है। भाई क्रिया काहे की हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, और इस पढ़ने की क्रिया को कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो मोहन क्या हो गया इस वाक्य का, मोहन हो गया इस वाक्य का कर्ता। सीधा सा एकदम बहुत आसान तरीका है। दूसरा, मीना गाती है, मीना गाती है, गाना क्या है, क्रिया है, और इस गाने की क्रिया को करने वाला कौन है। भाई आपने कहा क्रिया जो कार्य बताती है उस कार्य को करने वाला, तो क्रिया ने यहां बताया कि गाने का काम हो रहा है, तो इस गाने के काम को करने वाला कौन है, मीना है, इसलिए मीना इस वाक्य का क्या है, कर्ता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान हो गया कर्ता कारक। आपको यहां एक ट्रिक भी दे दूं, एक ट्रिक भी दे दूं, क्या, क्रिया से कौन, ध्यान दीजिएगा, क्रिया से कौन प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर करता होता है। अब आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा उत्तर है, बड़ा आसान सा कर दिया मैंने। क्रिया को पकड़िए, जैसे ही कर्ता की बात आए क्रिया पकड़िए और क्रिया से पूछिए कौन, कौन गाती है, मीना गाती है, कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। इसका मतलब मीना और मोहन ये सब हमारे क्या है, वाक्य के कर्ता कारक, वाक्य के क्या है, कर्ता कारक है। तो सीधी सी बात है, ये रहा हमारा कर्ता कारक। लेकिन दोस्त अभी भी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन अभी भी हमारी आपकी एक लड़ाई बची हुई है, और लड़ाई वो ये बची हुई है कि हमने यह नहीं देखा कि इस वाक्य में जो है ने का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। इस वाक्य में क्या हुआ है, ने का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, ने का प्रयोग आपको बताएंगे और कर्म कारक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए